शाम ढल चुकी थी। बाहर काले बादल आसमान को जकड़ चुके थे और हर थोड़ी देर में बिजली की कड़क से सन्नाटा कांप उठता था। कमरे के भीतर आदित्य मेज पर झुका कागजों में उलझा बैठा था। आंखों में थकान और माथे पर चिंता की सिलवटें साफ झलक रही थीं। तभी अचानक किचन से दरवाजा जोर से पटकने की आवाज गूंजी। अगले ही पल नैना तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुई। उसकी सांसें भारी थी, आंखों में आग थी और चेहरा दबे हुए गुस्से से तना हुआ। बिना कुछ कहे ही उसका आना बता रहा था। अब खामोशी टूटने वाली है। अब बस आदित्य, मुझसे और नहीं सहा जाता। हर दिन वही तंगी, वही समझौते। मैं थक चुकी हूँ इस जिंदगी से। मुझे अपने मायके जाना है। नैना, ऐसे अचानक मत बोलो। हालात थोड़े मुश्किल जरूर हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें खुश रखने के लिए। कोशिश? सिर्फ कोशिश से जिंदगी नहीं चलती। तुम्हारा ये छोटा सा घर, ये खाली अलमारियाँ, हर चीज मुझे घुटन देती है। घर छोटा है ये सच है, लेकिन इसमें प्यार की कमी नहीं है नैना। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस कराने की जानबूझकर कोशिश नहीं की। प्यार से पेट नहीं भरता आदित्य, ना ही सपने पूरे होते हैं। मैं हर दिन खुद को समझाती रही, लेकिन अब और नहीं। बस थोड़ा वक्त दे दो, हालात बदलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा सहारा बनो। मैंने बहुत वक्त दे दिया, अब फैसला कर लिया है। मैं मायके जाऊंगी। घर में होती बहस को सुनकर आदित्य के माता पिता कमरे में दाखिल होते हैं। दोनों ने माहौल की गर्मी महसूस कर ली थी। आदित्य, क्या बात है? बाहर तक आवाज आ रही थी। घर का माहौल इतना गर्म क्यों हो गया है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी नोक झोंक हो गई। थोड़ी नोक झोंक नहीं होती तो हम यूं अंदर नहीं आते। साफ बता, मामला क्या है? नैना मायके जाना चाहती है, कहती है अब यहाँ नहीं रह सकती। हम समझते हैं बेटा, गरीबी का बोझ सबसे ज्यादा औरत के मन को तोड़ता है। लेकिन तू भी गलत नहीं है आदित्य। तू मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हालात एक दिन में नहीं बदलते। यही तो समझाना चाहता हूँ बाबूजी। घर छोटा है, पैसे कम हैं, मगर दिल में कोई कमी नहीं है। बेटा, रिश्ते प्यार से चलते हैं, पर सब्र भी दोनों तरफ से चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर बाद में चुभता है। अब ये हालात बिगाड़ने से बेहतर है उन्हें संभालना। तू शांति से बात कर, हम भी समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की बाबूजी, लेकिन शायद वो अब सुनने के मूड में नहीं है। लगता है बहू का मन अभी यहाँ नहीं लग रहा। मेरी बात बुरी मत मानना बेटा, अभी कुछ दिनों के लिए उसे मायके छोड़ाओ, शायद वहाँ रहकर उसका मन हल्का हो जाए। हाँ बेटा, जब मन अशांत हो तो जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं होता। बहू अगर अभी यहाँ रहेगी तो रोज का तनाव और बढ़ेगा। कुछ दिन अपने घर में रहेगी तो शायद सब ठीक से सोच पाए। ये सुनते ही नैना बीच में बोल पड़ी। उसकी आंखों में साफ जिद उतर आई थी। अब और समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। यहाँ रहकर मैं घुटती जा रही हूँ। हर दिन खुद को समझाना पड़ता है। अगर अभी नहीं गई तो शायद कभी हिम्मत ही न जुटा पाऊँ। मुझे अपने मायके जाना ही होगा। बेटी, बाहर बिजली कड़क रही है, हवाएं तेज हैं। ये कोई जाने का वक्त नहीं है। सुबह होते ही चल देंगे। अभी रुक जा। मैं किसी और दिन का इंतजार नहीं करना चाहती। मुझे अभी इसी वक्त अपने मायके जाना है, चाहे रात हो या मौसम जैसा भी हो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तू गुस्से में फैसला ले रही है। रास्ता भी ठीक नहीं है। रात और तूफान में निकलना ठीक नहीं। बेटी, कुछ अनहोनी हो गई तो हमारी बात भी तो सुन ले। मुझे पता है बाहर आंधी चल रही है, हवाएं तेज है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन मैं सुबह तक रुकना नहीं चाहती। मैं अभी इसी रात जाना चाहती हूँ। अगर आज नहीं गई तो शायद फिर कभी जा ही नहीं पाऊंगी। मौसम चाहे जैसा हो, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। आदित्य की नजर अपने पिता पर टिक गई, जैसे वह उनसे कोई हल मांग रहा हो। पिता ने पल भर की चुप्पी ओढ़ी और फिर बोझिल स्वर में बोलना शुरू किया। अगर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है तो जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। जाने दो उसे, शायद वहाँ जाकर उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन मैं उसे इस हालात में अकेले नहीं भेज सकता। आदित्य, तुम उसके साथ जाओ। हालात जैसे भी हों, एक पति का फर्ज है कि वो इस वक्त उसके साथ खड़ा रहे। ठीक है बाबूजी, मैं उसके साथ जाऊंगा। जैसे ही वे बाहर निकले, आंधी ने उन्हें अपने झटकों में जकड़ लिया। हवा कपड़ों से टकराकर सीटी सी बजाने लगी। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था और बिजली की भयानक कड़क पूरे गांव को झकझोर रही थी। बारिश और तेज हवाओं के बीच एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ रहा था। किसे अंदाजा था
कि यही रास्ता उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। गांव से निकलता वह कच्चा रास्ता जंगल की ओर बढ़ता था। मिट्टी अब दलदल बन चुकी थी, पांव हर कदम पर धंस रहे थे। हवा के उग्र झुके पेड़ों की डालियों को बेरहमी से तोड़ते हुए गुजर रहे थे और कभी कभी दूर आसमान में बिजली चिंगारी की तरह फट पड़ती थी। आदित्य और नैना साथ साथ चल रहे थे। तभी एक पुराने झुके हुए बरगद के नीचे नैना अचानक रुक गई। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, आवाज में हिम्मत और पीड़ा का गहरा मेल। उसने आदित्य की ओर देखा, नजरों में जलती हुई आग थी और शब्दों में ऐसा फैसला जैसे अब कोई मोड़ नहीं सकता था। आदित्य, मैं अब आधी अधूरी बातों में नहीं जी सकती। मुझे साफ कहना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस जिंदगी में नहीं जहाँ हर दिन समझौता ही मेरी पहचान बन जाए। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, ये मैं जानती हूँ और उनका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन हर बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों आ जाए? मैं उनकी सेवा के लिए बनी हूँ या अपनी जिंदगी जीने के लिए? मैं हर दिन खुद को मार कर निभाने की ताकत अब नहीं रखती। मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के साथ इस तरह बंध कर नहीं रह सकती कि मेरी अपनी सांस घुटने लगे। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मेरे साथ मेरे मायके चलो, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और अगर आज मैं अकेली चली गई तो मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। नैना के शब्द आदित्य के सीने में बिजली की तरह आकर गिरे और उसके भीतर एक गहरी हलचल मचा गए। ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें पल भर को बिखर गई हों। नैना का चेहरा पूरी तरह सख्त था, न आंखों में हिचक, न आवाज में कंपन, मानो वह बहुत पहले ही इस मोड़ तक पहुंच चुकी हो और अब पीछे लौटने का कोई सवाल ही ना हो। आदित्य की हालत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। बाहर से वह शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन भीतर उसके विचार बेकाबू होकर टकरा रहे थे। इस वक्त उसे अकेला छोड़ना सही नहीं है। अगर मैंने इसे इस हालत में अकेले जाने दिया तो कुछ भी हो सकता है। रास्ता ठीक नहीं है, मौसम खराब है और ये जिद उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। चाहे हालात जैसे भी हो, मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी। मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता नैना। अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो मैं हर डर और हर तकलीफ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा दर्द मेरा। आज ही नहीं, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आदित्य ने भीतर उठते तूफान को किसी तरह थामते हुए नजरें उठाईं और नैना की ओर देखा। नैना के चेहरे पर पल भर के लिए नरमी की एक हल्की परत उभरी, लेकिन वह अब भी संतोष से भरी नहीं दिखी। शायद आदित्य की बातों पर उसका भरोसा अभी अधूरा था। आगे का सफर आसान नहीं था। कभी हल्की सी बिजली आसमान को चीरती और अगले ही पल अंधेरा फिर से गाढ़ा हो जाता। कई मोड़ों और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद वे स्टेशन से लगे हिस्से तक पहुंचे। छोटा सा प्लेटफॉर्म बारिश की बूंदों से भीगकर चमक रहा था। चारों ओर सिर्फ बारिश की टप टप और दूर कहीं से आती जाती धुंधली आवाजें थीं। स्टेशन की घड़ी ने 8:20 का संकेत दिया। ट्रेन आने में अभी वक्त था, लेकिन आदित्य के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पूरा माहौल कुछ अनजाना और असहज सा लग रहा था। आदित्य लगातार चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। भीतर की बेचैनी अब काबू में नहीं थी। हवा उसके कानों के पास से गुजरते हुए जैसे डराती हुई सरगोशियां छोड़ जाती। मुझे ये स्टेशन ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर हो गई है, फिर भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें चुपचाप देख रहा हो। तुम हर जगह यही सोचने लगते हो आदित्य। स्टेशन है, रात का समय है, इसलिए सुनसान है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसी बेकार की बातें मत किया करो। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। डर अगर किसी को लगता है तो शायद तुम्हें लगता होगा। समय भारी होकर खिसक रहा था। घड़ी की चाल थमी सी लग रही थी और ट्रेन का इंतजार और भी बेचैन करने लगा। नैना, पता नहीं आज क्यों मन बहुत घबरा रहा है। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना समय हो चुका है मगर अभी तक ट्रेन नहीं आई है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि दिल और बेचैन हो रहा है। हवा भी अजीब लग रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। नैना ने आदित्य की तरफ नजर उठाई। होठों पर एक अड़ी हुई मुस्कान थी, जिसमें जिद भी थी और चुनौती भी। तुम हर बात में डर ढूंढ लेते हो आदित्य। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बस तुम्हारे मन का वहम है और मैं वहमों के सहारे फैसले नहीं बदलती। कुछ देर बाद एक तेज सीटी और भारी शोर के साथ ट्रेन स्टेशन पर आ लगी। आदित्य और नैना ने बिना वक्त गंवाए भागते हुए डिब्बे में कदम रखा।
भीतर इक्का दुक्का ही यात्री थे। पूरा डिब्बा किसी अनजानी खामोशी में डूबा हुआ। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरा और सघन होता चला गया। कभी कभी बिजली की चमक आसमान को चीर देती और पल भर के लिए उभरती पेड़ों की परछाइयां एक डरावने साए जैसी प्रतीत होती। करीब 45 मिनट बाद अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन थम गई। पहियों की चरमराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। यात्री हड़बड़ाकर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और डिब्बे में घबराहट फैल गई। ट्रेन अचानक क्यों रुक गई? बीच जंगल में तो कोई स्टेशन भी नहीं है। इस वक्त और इस जगह पर रुकना ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इतनी जोर की आवाज आई, कहीं इंजन में कुछ खराबी तो नहीं हो गई? बाहर तो पूरा अंधेरा है। भगवान करे जल्दी चल पड़े। यहाँ रुकना मन को ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और सुना है इस रूट पर रात में ट्रेनें बिना वजह नहीं रुकती। कुछ तो गड़बड़ है। यात्री धीरे धीरे डिब्बों से उतरकर पटरी के किनारे इकट्ठा हो गए। तभी सामने से एक टीटी तेज कदमों में आता हुआ दिखाई दिया और उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, ध्यान दीजिए सभी यात्री, इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसे ठीक होने में कम से कम 4-5 घंटे लग सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि घबराएं नहीं और पटरी के किनारे सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहें। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको तुरंत बताया जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही वातावरण और बोझिल हो गया। यात्रियों के बीच खुसर पुसर फैलने लगी। बेचैनी में सबकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। तभी नैना अचानक ऊंची आवाज में बोल पड़ी, 4-5 घंटे यहाँ खड़े रहना मेरे लिए समय बर्बाद करने जैसा है। मैं 1 मिनट भी और स्टेशन पर नहीं रुकना चाहती। चलो यहाँ से अभी। आदित्य ने बेचैन नजरें चारों तरफ घुमाई। अंधेरे में जंगल की ओर जाता रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अभी इस अंधेरे में? नैना, हालात ठीक नहीं लग रहे। रात है, जंगल पास है, थोड़ा सोचो। मुझे ये जगह और ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ट्रेन रुकी है, लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में निकलना सही नहीं होगा। कम से कम सुबह होने तक रुक जाएं। रात में जंगल के रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं है। सोचने का वक्त कब का निकल चुका है। 4-5 घंटे में तो मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी। यहाँ से जंगल की तरफ कहीं न कहीं बस स्टैंड मिलेगा, वहीं से बस पकड़ लेंगे। तुम्हें डर लग रहा है, मुझे नहीं। मैं यहाँ बैठकर वक्त नहीं गवाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ठीक, और अगर नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। उसके मन में एक ही ख्याल उभर रहा था, अगर वह अकेली उस ओर गई तो अनहोनी होना तय है। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन सच कहूँ नैना, ये रास्ता मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आदित्य ने भीगे हुए बैग को कसकर पकड़ा और भारी कदमों से जंगल की दिशा में बढ़ चला। स्टेशन पर खड़े यात्री स्तब्ध रह गए। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी रहीं, मानो वे किसी अनहोनी को जाते हुए देख रहे हों। जंगल का रास्ता सघन और भय से भरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा की सिसकारी और सूखे पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। रह रहकर चमकती बिजली पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियों को और भी विकराल बना देती। हर कदम पर यह आभास होता रहा कि कोई अदृश्य साया उनके पीछे पीछे चल रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही जंगल अचानक खुल गया और सामने एक चौड़ी नदी आ खड़ी हुई। बिजली की चमक में उसका पानी चांदी की धार जैसा दमक रहा था, लेकिन तेज बहाव उस सुंदरता के पीछे छिपे खतरे को साफ बयान कर रहा था। ये इतनी चौड़ी नदी, मुझे नहीं लगा था रास्ता यहीं आकर रुक जाएगा। अब इसे पार कैसे करेंगे? पानी बहुत तेज बह रहा है। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? इतनी दूर आकर रुकना भी ठीक नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। कुछ देर बाद दोनों की नजर नदी पर ठहर गई। बीच धार से एक नाव धीरे धीरे किनारे की ओर सरकती चली आ रही थी। उस पर दूर दूर तक कोई सवार नहीं था। बस लहरों की हल्की थाप के साथ वह नाव मानो अपने आप रास्ता तय कर रही हो। नैना, ये नाव अपने आप यहाँ कैसे आ गई? बिना नाविक के, बिना चप्पू के? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं? तुम फिर वही सोचने लगे। देखो, यही तो भगवान का सहारा है। जब रास्ता बंद होता है तभी ऊपर वाला मदद भेजता है। मदद अगर होती तो किसी के होने का निशान तो होता। अंधेरी रात, सुनसान जंगल, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बस करो आदित्य, हर चीज में शक मत ढूंढो। अगर भगवान ने नाव भेजी है तो उसी से पार करना होगा। मैं अब और रुकना नहीं चाहती। दोनों नाव पर सवार हो गए। बिना चप्पू और बिना किसी नाविक के वह नाव धीमी गति से बहती हुई उन्हें नदी के पार ले गई। जैसे ही उन्होंने दूसरी ओर कदम रखा, सामने का दृश्य उन्हें सिहराने लगा।
कुछ ही दूरी पर एक जर्जर कुआं खड़ा था, टूटी हुई ईंटों से बना, जिस पर बेलें लिपटी थी और काई की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था, हवा तक मानो थम गई हो। आदित्य की नजर उसी कुएं पर जाकर जम गई। नैना बिना हिले उसी जगह जमी रही। जंगल के बीच ऐसा कुआं यहाँ? कुछ तो सही नहीं लग रहा नैना। ऐसे वीराने में कुआं अपने आप नहीं होता, जरूर इसके पीछे कोई कहानी है। आदित्य भारी कदमों से कुएं की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, उसके सीने में ठंड उतर गई। कुएं की गहराई में नैना बैठी हुई थी, एकदम वैसी ही, वही कपड़े, वही चेहरा, वही भाव। उसकी सांस अटक गई, गला सूख चुका था। कांपती नजरों से उसने अपने पास खड़ी नैना की ओर देखा। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर नैना कुएं के अंदर है तो मेरे बगल में खड़ी है कौन है? नैना, एक बात बताओ, तुम सच में तुम ही हो ना? मतलब आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। यह सुनते ही नैना की आंखों में आग सी भड़क उठी, मानो भीतर दबा हुआ क्रोध अचानक फूट पड़ा हो। ये क्या बेहुदा सवाल है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अलग? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं आदित्य, और आज तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मैं नैना नहीं हूँ तो फिर तुम्हारे साथ इतने साल कौन रही? बताओ, मैं कौन हूँ? आदित्य ने उसी पल बात को वहीं थाम लिया। कुएं में दिखी उस भयानक परछाई का जिक्र उसने बिल्कुल नहीं किया और बात बदलते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। शायद अंधेरे की वजह से दिमाग ज्यादा सोचने लगा है। चलो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, आगे चलते हैं। दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जंगल का रास्ता अब अजीब ढंग से बदलने लगा था। पेड़ बार बार वहीं से लगते, जैसे वे किसी अदृश्य घेरे में घूम रहे हों। तब उन्हें समझ आया कि वे जंगल में भटक चुके हैं। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक विशाल, सुनसान और जर्जर हवेली उभर आई। दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और तेज हवा के साथ हवेली से कराहती हुई आवाजें निकल रही थीं। ये जगह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। रास्ते पर चलते हुए तो कुछ और ही था, और अब अचानक ये हवेली सामने खड़ी है। जंगल के बीच ऐसी सुनसान इमारत, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और ही आ पहुँचे हो। इसी का तो डर था मुझे नैना। रास्ता हमें जहाँ ले जाना चाहिए था वहाँ नहीं ला रहा। ये हवेली यूं अचानक सामने नहीं आती। कोई ताकत है जो हमें भटका रही है। ये जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बाहर तूफान बहुत तेज हो गया है आदित्य, अंधेरा भी गहराता जा रहा है। ऐसे में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। चलो हवेली के अंदर चलते हैं, हो सकता है कोई वहाँ रहता हो और हमें मदद मिल जाए। आदित्य एक पल ठिठक गया। उसके मन में अनगिनत शंकाएं उमड़ पड़ी, लेकिन हालात की मजबूरी ने उसे सिर झुकाकर हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन हमें बहुत संभल कर रहना होगा। दोनों ने हवेली के भारी चरमराते दरवाजे को पूरी ताकत से धकेला और भीतर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। घबराकर आदित्य और नैना ने ऊंची आवाज में पुकार लगाई, कोई है यहाँ? अगर कोई सुन रहा हो तो बाहर आ जाइए। हम रास्ता भटक गए हैं और बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। यहाँ कोई रहता है क्या? अगर कोई है तो कृपया जवाब दीजिए, हमें मदद चाहिए। हम इस जंगल में फंस चुके हैं। लेकिन पूरी हवेली में जवाब के नाम पर बस उनकी ही आवाजें टकराकर लौट आईं, जैसे यह जगह बरसों से सूनी पड़ी हो। नैना कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसकी नजर सामने की दीवार पर जा टिकी। वह सिहर उठी और घबराकर चीख पड़ी। आदित्य को आवाज देने लगी, आदित्य जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसे देखकर दिल बहुत घबरा रहा है। दीवार पर टंगी तस्वीर पर नजर पड़ते ही आदित्य के कदम लड़खड़ा गए, जैसे जमीन उसके नीचे से सरक गई हो। वह तस्वीर किसी और की नहीं थी, वह नैना ही थी। ये तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है नैना? तुम तो कभी इस हवेली में आई ही नहीं। फिर यहाँ दीवार पर तुम्हारी तस्वीर किसने टांगी है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये मेरी ही तस्वीर लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा आदित्य। दिल अजीब तरह से डर रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। चलो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकते, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। घबराहट में दोनों दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की ओर लपके। भारी दरवाजा
जोर से धकेलते ही वे बाहर निकल आए। खुली हवा पाकर आदित्य ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर नैना से कुछ कहने ही वाला था। नैना, ध्यान से, ये सब अचानक कैसे बदल गया? लेकिन आदित्य के होंठ ज्यों ही खुले, गला सूख गया। बाहर उसके साथ कोई नहीं था। नैना अभी यहीं थी, फिर वो कहाँ चली गई? और अभी तो यहाँ एक हवेली थी, वो भी न जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, न रास्ता, न जगह, न लोग। उसने घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो सांसें थम सी गईं। जहाँ कुछ ही पल पहले हवेली खड़ी थी, वहाँ अब सिर्फ घना जंगल और स्याह अंधेरा पसरा था। हवेली जैसे हवा में घुलकर गायब हो चुकी हो। तभी अचानक बर्फ सी ठंडी हवा का तेज झोंका उठा। पेड़ों की डालियां उन्माद में हिलने लगी और जंगल में कर्कश हड्डियां जमा देने वाली आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उसके सामने एक विकराल आकृति उभर आई, एक भयानक चुड़ैल। उसके बाल बेतरतीब उड़ रहे थे, आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी और कांपी खुरदुरी आवाज ने पूरे माहौल को खौफ से भर दिया। अब उसे ढूंढना बेकार है आदित्य। नैना इस अंधेरे से बाहर कभी नहीं लौटेगी। ये हवेली उन लोगों को खा जाती है जिनके दिल में लालच पलता है और जिनकी जिद दूसरों को धोखे में डाल देती है। वो यहाँ आई अपने फैसलों के साथ और यही उसकी आखिरी मंजिल बनी। जो इस रास्ते पर आता है वो कुछ न कुछ खो कर ही जाता है। कोई अपना चेहरा, कोई अपना सच और कोई अपनी सबसे प्यारी चीज। नैना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसे मेरे सामने लाओ। वो जिंदा है ना? जिंदा? यहाँ जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। अब वो इस हवेली की सांसों में कैद है। तुम समझ गए ना आदित्य? तुम्हारे दिल में न लालच था न धोखा। तुम तो बस उसका साथ दे रहे थे, उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो उसके मन में जीत की जिद थी, अपने फैसले को हर हाल में सही साबित करने का लालच था। उसी जिद ने उसे यहाँ तक खींच लाया। ये हवेली उन्हीं को निगलती है जिनके इरादे अधूरे होते हैं और जिनके दिल में सच के बजाय धोखा पलता है। यहाँ आने वाला हर कोई अपने सच से भागता है और यही जगह उसके झूठ को उसकी कब्र बना देती है। और याद रखो आदित्य, जो एक बार उस हवेली की सांसों में उलझ गया, उसका नाम समय भी धीरे धीरे भूल जाता है। ये कहते ही वह चुड़ैल अंधेरी हवा में घुलकर गायब हो गई। आदित्य वहीं जड़ सा खड़ा रह गया, चारों ओर फैले रहस्यमय सन्नाटे और रात के गहरे गुप्त अंधेरे के बीच बिल्कुल अकेला। काश उस रात तुम मायके जाने की जिद ना करती नैना। काश मैंने तुम्हें और जोर से रोक लिया होता, थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज तुम मेरे साथ होती। धीरे धीरे आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। जंगल की सन्नाटा टूटा और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी। मगर आदित्य के दिल पर उस रात की दहशत हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी, एक ऐसी सीख बनकर कि जिद और धोखे की राह का अंत सिर्फ तबाही ही होता है।